हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एकलव्य शिक्षक भर्ती में किसी पेपर में क्वालिफाइंग है एंड किसी में आपके मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गया। ठीक है, उन सब में क्या है कि आपके जो मार्क्स हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ओनली 40% मार्क्स ऐड होंगे। लेकिन जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसमें जो आपके इसके मार्क्स हैं लैंग्वेज टेस्ट के वो ऐड होंगे। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया बस हो गया, प्रॉपर मार्क्स ऐड होंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने होंगे। ओके, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो KBS के NBS के उनके थ्रू आपको कराए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिए ज़रूर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ओके, आज प्रैक्टिस सेट 4 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गौचरित की संधि है। गौचरित ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। सबसे पहले तो ये जानिए। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको जब संधि की क्लास कराई थी उसमें बताया था कि उसमें रौश का नियम लागू होता है विसर्ग संधि में, यानी कि रा वाले ओ की मात्रा के और शाह ये तीनों ही, ठीक है, जो 3 शाह होते हैं वो सभी। तो इसमें देखिए गौचरित्र होगा राइट ऑप्शन, जिसमें शाह सलजम आया है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, अच्छौहिणी का संधि विच्छेद। अच्छादन हिणी, अच्छदन उहिणी, अच्छोदन अहिणी, अच्छदन ओहिणी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। अच्छधन उहिणी मिलकर अच्छोहिणी बनाता है। इसमें आ और उ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण करते हैं। ओके, ये कौन सी संधि है? अच्छौहिणी वृद्धि संधि। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सा समास है? देखिए गाय की विशेषता बता रहा है नील, तो जब किसी विशेषण की विशेषता बताता है जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, अवयवी भाव समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है। तो आप सभी जानते हैं तत्पुरुष समास में आपके कारक आ जाते हैं, कर्ता कर्म ये सारे। ठीक है, अवयवी भाव समास में क्या होता है? आपके जो उपसर्ग होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाची होता है वो, और कर्मधारय समास ही एक ऐसा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है यथा रुचि में समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व। तो यही अभी हम बात कर रहे थे कि यथा रुचि, रुचि में उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा? यथा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? अवयवी भाव, क्योंकि जो उपसर्ग वाला समास होता है वो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे के विलोम होते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है कि जो शब्द लिखा होता है उसका अर्थ कोई दूसरा बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को जमाना। ठीक है, रोपड़ इसका विलोम होता है। चपल का विलोम है गंभीर। चपल मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना। और गंभीर मतलब जो बहुत ही शांत गंभीर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताना है। ठीक है, तो वीणा पाणी, तो सरस्वती माँ आपने देखा होगा कि हमेशा वीणा उनके हाथ में होती है। महाश्वेता, पद्मा, भारती, सरस्वती माँ को भारती भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो पद्मा है। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ओके, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैगन मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही वो उसकी तरफ हो गया, आपने कुछ बोला वो आपकी तरफ हो गया, किसी नेक्स्ट पर्सन ने कुछ बोला तो वो उनकी तरफ हो गया। मतलब उनका खुद का अपना कोई सिद्धांत नहीं है, वो किसी भी तरफ हो सकते हैं जैसी जिसकी बात। ओके, तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो गया? आप समझ गए होंगे, सिद्धांतहीन व्यक्ति। देखिए मुहावरे में क्या होता है कि जो लिखा है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे थाली का बैगन तो था, आप सोचेंगे बैगन गोल मटोल होते हैं तो गोल मटोल लिख देंगे, चिकने होते हैं तो चिकना लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा अलग ही अर्थ आ रहा होता है। नेक्स्ट है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करेंगे। ईद का चांद बनाया, तारे तोड़कर ला दिए,
छाती से लगाकर रखा या सिर आंखों पर बिठाया। तो ईद का चांद बनाया नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन है, सिर आंखों पर बिठाया। भाई कोई आपका जो प्रिय मित्रगण आ जाएगा, कोई प्रिय अतिथि आपका आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको सिर आंखों पर बिठाएंगे, है ना। तो दुखी सुदामा को द्वारका में आया देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस अब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि सिर्फ एक मुहावरा देकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जिजीविषा, जिजीविषा देखिए कौन सा सही है। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, याद रखिए। देखिए जा में छोटी ई की मात्रा, फिर एक जा में बड़ी की मात्रा, वा में बड़ी की छोटी की मात्रा, देन श षटकोण। तो इसमें आप लोग जितनी भी शुद्ध वर्तनियाँ हैं, जब तक आप उनको लिखकर नहीं देखेंगे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो शुद्ध वर्तनियों को आप लिखकर ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो अनेकों नहीं होता, अनेक का मतलब ही अपने आप में बहुवचन होता है, तो उसमें ओ की मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भी अनेकों आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये भी नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अनेक अपने आप में एक बहुवचन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो योगी होगा, मुक्तिकामी होगा, मुमुक्षु होगा या तपस्वी। तो उसका राइट ऑप्शन सी है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी में ये शब्द आ जाता है। तो आप देखिए इसमें म अच्छा, इन तीनों में ही छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या विभत्स रस को। ये है श्रृंगार रस। देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी ग्रामर वाला जो सिलेबस है, उसमें जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्या कहाँ से वो पूछ लेंगे आपको नहीं पता, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप अच्छे से पूरी ही हिंदी को अच्छे से पढ़िए ज़रूर, ठीक है, ताकि बाद में ये ना हो कि हाँ हमारा ये हम कर लेते, ये वाली सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। आपके पास बहुत टाइम मिल रहा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आया है, मनहु वर्ड आया है, ठीक है। तो मनहु वर्ड किस में आता है, लाटानुप्रास में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में, वक्रोक्ति में। तो जितने भी आपके ये होते हैं ना, मनो, मानो, मनु, मनहु, जाना, जनु, जनहु, ज्यों, ये सारे किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये एक ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको किसी भी पंक्तियों में ये शब्द मिले, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चरण किस तरह से डिवाइड होते हैं ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं या 15-15। तो याद रखिएगा चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ओके, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो जो एक वर्ण होता है, जैसे कि हो गया आपका आ, तो ये क्या है, स्वर है, ठीक है। अब अगर आप का को लिखेंगे तो का को कैसे लिखेंगे, का प्लस आ, तब ये आपका पूरा का बनेगा जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आधा का है, इसमें जब आपने आ को मिलाया तब ये पूरा का बना जाके। ओके, तो ये दो वर्णों के मेल को क्या बोला, व्यंजन बोलेंगे। भाई का हमारा व्यंजन ही तो है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्वनि। ओके,
नेक्स्ट है धार्मिक में प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ पर आते हैं? उपसर्ग आपको पता है सबसे स्टार्टिंग में आते हैं किसी भी शब्द के। प्रत्यय कहाँ पर आएंगे? लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक को जब आप विच्छेद करेंगे तो धर्म धन क्या होगा? एक होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, तो आपने किसी व्यक्ति से आशा की। कष्ट, कष्ट उठाया, ये तो नहीं कहेंगे भाई हमने कष्ट उठाई, क्या होगा? कष्ट उठाया। क्षमा मांगी। सेना, चल दी। ऐसे भी आप में छोटे छोटे वाक्य बनाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर कष्ट उठाया, पुल्लिंग शब्द क्या हो गया? कष्ट हो गया। ओके, अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो सेंटेंस दिया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स, इसमें किसी एक पार्ट में एरर है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर, तो आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। ओके, पढ़ते हैं क्या है सेंटेंस। राम इज एनेक्सियस टू सी यू सिंस द लास्ट 1 वीक। तो यहाँ पर क्या है? राम पिछले 1 सप्ताह से तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है। तो जो एनेक्सियस वर्ड आया, जब आप भाई किसी को देखने के लिए उत्सुक होंगे तो आप खुशी से उत्सुक होंगे ना कि दुख से व्याकुल होकर। तो एनेक्सियस जो है ये घबराहट से व्याकुल होना इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ईगर होगा, ठीक है। ईगर मीन्स क्या होता है? खुशी से किसी का वेट करना, किसी को देखने के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पर किस में गलती है? पार्ट बी में गलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन divided into 4 parts, there is an error in one of the part, identify the part which has the error। तो ये वही सेम है। I asked my father if I can take his pen, कि मैंने अपने पिता से कहा कि क्या मैं उनका पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो if आया है, if की जगह पर क्या होगा? वेदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग idioms is followed by the 4 possible meanings out of which only one is correct, choose the correct option। तो idiom है उसका आपको फ्रेज बताना है। अ डेड लेटर, डेड लेटर का मतलब होता है एक मृत पत्र। ओके, वन विच हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, कि ऐसा पत्र जिसको कभी पोस्ट नहीं किया गया है। वन ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया गया हो। नो लॉन्गर इन यूज़, जिसका लंबे समय से यूज़ ना किया गया उसको बोलते हैं। या वन दैट हैज़ नॉट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, ऐसा पत्र जिसको भेजा तो गया हो लेकिन वो अपने पते पर ना पहुंचा हो। तो अ डेड लेटर का मतलब होता है वन दैट हैज़ नॉट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, ऐसा पत्र जो अपने पते पर ना पहुंचा हो, अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंचा हो, उसको अ डेड लेटर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड्स चूज करना है जो सेंटेंस को पूरा करता हो। ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खाने से आपके दांतों पर बुरा असर होगा। होगा आया ना, तो शुड में क्या होता है? चाहिए। वुड में होगा वर्ड आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है। सोबर का मीन्स क्या होता है? गंभीर, नशा रहित होना, ठीक है। जो नशा रहित होते हैं उनको सोबर बोलते हैं। तो इसका अपोजिट देखते हैं क्या है? क्रुक्ड, क्रुक्ड मीन्स नहीं होगा। क्रुक्ड मीन्स क्या होता है? टूट जाना, टूटना। ड्रंक, ड्रंक मीन्स क्या होता है? पीना। क्या पीना? शराब पीना, नशे में रहना, वो ड्रंक होता है। कभी भी जो चाय है, दूध है, उनके लिए हम ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। क्या यूज़ करेंगे? टेक का यूज़ करेंगे। ओके, तो सोबर मीन्स क्या होता है? नशा रहित होना, और ड्रंक मीन्स क्या होता है? नशे में रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपको मुहावरे वाली बात आ गई, ठीक है। तो मुहावरा बताना है यहाँ पर। अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो सिर्फ स्वकेंद्रित है, ठीक है, अपने आगे जिसको कुछ भी नहीं दिखता है,
वो कौन सा व्यक्ति होता है? एरोगेंट, प्रोफेन, इगोइस्ट या क्लेवर? तो कौन सा व्यक्ति होगा? इगोइस्ट। भाई उसमें बहुत ईगो होगा, तभी तो वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। तभी तो वो किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ वही वही उसको दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। तो स्ट्रिक्चर, इसका मतलब क्या होता है? कटु आलोचना करना, किसी भी व्यक्ति की कटु आलोचना करना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड ये पहला ही आपका है क्रिटिसिज्म। इसका भी मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना। ओके, आते हैं क्वेश्चन 28 पर। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन। तो जो सेंटेंस दिया गया है उसका सिर्फ एक मीनिंग आपको बताना है। ये यहीं पर मुहावरे वाली बात आ गई। ओके, तो मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिसीजेज। ठीक है, मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिसीजेज, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी मेडिसिन जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकता है। तो प्लेसिबो, एंटीबायोटिक, पेनासिया, एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो पेनासिया है आपकी, ऐसी मेडिसिन जो सभी बीमारियों में काम आ जाए। रामबाण दवा या सर्वरोगहारी इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 29। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस। कि जो अंडरलाइन सेंटेंस है, उस वर्ड है, उसका अपोजिट आपको बताना है। ही वॉज फाउंड गिल्टी, वह अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इनोसेंट, यूजफुल, स्मग, आइसोलेटेड। तो गिल्टी का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर ए होगा, इनोसेंट। ओके, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सही आपको सही मीनिंग बताना है। सही वहाँ पर क्या होगा? हु इज़ गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील। भोजन का बिल कौन चुकाएगा? इसका मतलब ये हुआ, तो चुकाएगा टीयर, रिकवर, पे, डेबिट। तो बिल क्या करते हैं? पे करते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपके KVS वगैरह के हुए हैं उनसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखिए ज़रूर आप, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं उन तक ये क्लासेस पहुँचें। CTET का भी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो जिन्होंने भी CTET का फॉर्म फिल किया है उनको भी चैनल शेयर ज़रूर करें, जिनसे उनको भी बेनिफिट हो। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।